नमस्कार। आज की इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है सोसाइलॉजी, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूँ। ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं आपको आसानी से इसको चैप्टर को रीड भी करवाऊंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो भी नोट्स होते हैं वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। वो कॉपी पेन लेके जरूर से आप बैठ जाइए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है भारतीय समाज में जनसांख्यिकीय की संरचना। तो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं आपको शो करा दूंगा। तो चलिए इस चैप्टर के हम बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो उत्तर में क्या हो जाएगा? माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। ये माल्थस का कहना है। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, 1 2 3 3 आना था लेकिन 4 आ गया, देखिए ये, ठीक है। तो 4 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है दोगुनी। अगर सामान्य रूप से देखें तो इस प्रकार से बढ़ेगी संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा, प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ये तो एक जन्मदर वाला है, उसके बाद मृत्यु दर भी होता है। तो मृत्यु दर का भी आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर जन्म की जगह पर आप लिख देना है मृत्यु, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा मृत्यु दर की परिभाषा भी। तो कुल यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र लिखा हुआ है, कुल नवजात और ब्रैकेट में बटे में कुल जनसंख्या गुणे में 1000। तो ये एक सूत्र है, इसके माध्यम से भी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है, ये जनसंख्या वृद्धि होता है। आगे है, उच्च जन्म दर, शिक्षा का निम्न, परंपरावादी समाज, दूसरा धार्मिक अंधविश्वास, तीसरा संयुक्त परिवार, चौथा अल्प विवाह आयु। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारणों से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने का से हमारे जो है पर्यावरण दूषित हो रहा है ना। तो ये हमारे कुछ कारण हैं, ठीक है। इनको आप अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लें और ये याद रखें, ये आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर लाख 2 लाख इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, विदेशी भाषा में लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 833 मिलियन लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में 377 मिलियन लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि नगरीय में कम रहते हैं और गांव में ज़्यादा रहते हैं लोग। लेकिन अब उल्टा हो गया है, शहरों में ज़्यादा रह रहे हैं लोग और गांव में काफ़ी कम ही रह रहे हैं। उसका कारण भी है क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है गांव में। तो इसका कारण यही है कि लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, यानी आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? ये आ सकता है
तो इस पर इम्पोर्टेंट डालिए। उत्तर में होगा जब किसी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर की कमी होती है, जैसे बाल मृत्यु दर में कमी होती है लेकिन जन्म दर जीवन आयु में वृद्धि होती है, तो इन सभी के सम्मिलित प्रभाव के स्वरूप उत्पन्न स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने में अगर सीधी सी भाषा बोलें, मृत्यु दर में कमी होना, मतलब ज़्यादातर लोग हैं जीवित रह रहे हैं, कम मर रहे हैं, तो वहाँ हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्म दर को परिभाषित कीजिए। देखिए फिर से आ गया वही प्रश्न, यानी जो प्रश्न 2-3 बार आ जाए तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जन्म दर को अच्छे से आप याद कर लें। देखिए ये भी लिखा हुआ है, एक ये परिभाषा हो गई, एक वो परिभाषा हो गई। जो आपको अच्छी लगे वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं हम। जन्म दर एक निश्चित समय में जनसंख्या में पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या है। मानव जन्म दर को जनसंख्या में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने का सुझाव। तो ये जैसे वृद्धि हो रही है जनसंख्या, अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं। पहला है शिक्षा का प्रसार करना, जिससे लोग शिक्षित हो सकें और जागरूक हो सकें। दूसरा है परिवार नियोजन को अपनाना, मतलब कि अब कई परिवारों में देखा होगा काफ़ी बड़ा बड़ा परिवार है, कई सारे उनके बच्चे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा है विवाह की आयु में वृद्धि करना, मतलब कि पहले क्या हो जाता था, छोटी छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता था। चौथा है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना, मतलब पुराने जो विचार हैं उनको ना लेकर नए विचारों को आगे बढ़ाना, नए विचार लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, पांचवा है जनसंख्या एवं महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, मतलब कि महिला की शिक्षा पर भी ध्यान देना, ना कि पुरुषों की। ये हमारा हो गया है। अब देखिए 8वां प्रश्न, नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैगा, इस पे भी डालिए। तो नगरीय समुदाय से तात्पर्य है उस समुदाय से है जहाँ जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसाय पर निर्भर हो तथा वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता हो। ठीक है, अगर गांव की बात करें तो वहाँ पर इतना विकास नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा विकास है, ठीक है, तो वह शहरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न, दोनों शब्द आ गए हैं, ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण नगरीय शब्द पे से क्या आशय है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो शब्द है सातव्य, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका भी हम समझते हैं। ये देखिए ऐसे ही प्रश्न एक और आया है यहाँ पर नीचे, देखिए ये आया है। ठीक है, ये है ना, ये लिखा है ग्रामीण नगरीय शहर क्या है, मतलब ये प्रश्न और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ऊपर वाला, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी आप नगरीय और ग्रामीण के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में पाई जाने वाली जीवन प्रणाली की निरंतरता से संबंधित है तथा जो इस बात पर बल देती है कि गांवों एवं नगरों में पाए जाने वाले अंतर निरपेक्ष न होकर सापेक्ष एवं केवल मात्रात्मक के होते हैं। तो इसमें ग्रामीण और नगरीय के जो रहन सहन है, जीवन शैली है, उनके बारे में बताया गया है कि नगरों और गाँव में रहने तौर तरीका किस प्रकार से है। उसके बाद अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं।
तो जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या आकार में वृद्धि, गिरावट या संतुलन का संकेत दे सकती है। तो ये देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है, मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दो बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए दो बार लिया है, मैं आपको बताने के लिए इस पे दिखा रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न 2-3 बार हैं, घुमा फिरा कर आ सकता है, लेकिन आपको परिभाषा अच्छे से एक याद कर लेना होगा जो आप अच्छी तरीके से लिख सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है जनसांख्यिकी क्या है? तो ये भी आ सकता है। जनसांख्यिकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण है। मतलब इसमें जो जनसंख्या की बताया जाता है, जनसंख्या की दशा को बताया जाता है, जिसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उनकी संख्या का गणना करना वही कहलाता है जनसांख्यिकीय। अगला प्रश्न, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो बर्गल ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हमें नगरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया का गांवों की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है, ठीक उसी प्रकार अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए अगला वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? तो वही फिर से आ गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना। भेदभाव से मतलब कि पुरुष और महिलाओं में भेदभाव है, तो यही है मेन रीजन लैंगिक असमानता। ये आपने पढ़ा होगा, 8-9 क्लास से पढ़ रहे होंगे आप ये लैंगिक असमानता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। तो केवल अभी हमारे अति लघु प्रश्न जो है अभी हुए हैं, अभी हमारे रह चुके हैं लघु, तो उनको भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले छोटे छोटे इसलिए बताए हैं ताकि आपको समझ सकें। ठीक है, क्योंकि अभी यहीं से संबंधित आने वाले हैं इसमें भी लघु में। तो इसका जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है जनांकिकी का क्या अर्थ है? उसमें जनसांख्यिकी है और इसमें है जनांकिकी। तो इसका अर्थ है, मतलब ये 2 शब्दों से बनकर बना है। पहला शब्द है डेमास, दूसरा है ग्राफो। तो इसका जो पहला शब्द है इसका अर्थ है डेमास का अर्थ है मनुष्य और ग्राफो का अर्थ है मनुष्य का आकलन, जनांकिकी हो जाता है। तो केवल इसमें मैं अर्थ ही बताना था, तो अर्थ है। उसके बाद देखिए दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पराश्रितता अनुपात में गिरावट को एक लाभ के रूप में क्या देखा जाता है? तो पराश्रितता का आशय है उस व्यवस्था है जिसमें कोई किसी पर आश्रित होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे जो माता पिता हैं वो हम पर आश्रित होते हैं और हम भी उन पर आश्रित होते हैं। कैसे? देखिए, जब हम छोटे होते हैं तब हम उन्हीं पर आश्रित होते हैं। वो हमें खाना खिलाते हैं, और मतलब आप छोटे से देखिए तो छोटे से लेकर हम जब तक अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो जाते, मतलब अपने पैरों पर खड़े का होने का मतलब है एक काबिल नहीं हो जाते, जब हम कमाने नहीं लगते पैसे, तब तक हम उन पर आश्रित होते हैं, माता पिता पर। उसी प्रकार से जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो हम पर आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, सीधी सी भाषा ये हमारे समाज में देखा गया है, तो इसी को हम बोलते हैं पराश्रितता। अगला प्रश्न, वर्ष 1918 से 1900 के सर्वव्यापी महामारी इन्फ्लुएंजा के
विश्वव्यापी प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो एक बीमारी आई है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। तो ये अभी जो आया था, कोरोना आया था, है ना, उसी प्रकार से एक बीमारी आई थी पहले 1918 में। तो ये बीमारी अकेले देश भर में तबाही मचा दी थी और 125 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत की कुल जनसंख्याओं का 5% भाग अपनी जान गंवा चुका था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो पहले शुरुआत की लाइन में हम लिखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी इसके प्रभाव मिलते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला तो है प्राकृतिक स्रोतों का दोहन हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, पहला तो ये है जब प्राकृतिक संख्या का जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त हैं वस्तुएं, उनका दोहन हो रहा है, यानी वो चीज़ें खत्म हो रही हैं जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त हो रही हैं। जैसे पेड़ पौधे, आप देख रहे होंगे जहाँ तक देखो मकान बन रहे हैं जिससे पेड़ पौधे कट रहे हैं, है ना, तो दोहन हो रहा है प्राकृतिक। दूसरा, वातावरण में गैसीय संतुलन बिगड़ रहा है, यानी आप देख रहे होंगे आधुनिकता से देखते तकनीक को देखते हुए वाहनों का में से धुआं निकलता है, तो जो गैसीय होती हैं फैक्ट्रियों में से भी गैसें निकलती हैं जो वातावरण के लिए हानिकारक हैं। ठीक है। तीसरा है खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो रही है, मतलब कि इससे खाद्यान्न भी हो रही है। वैज्ञानिक लोगों ने काफ़ी दवाइयाँ बनाई हैं जिनका छिड़काव हम फसलों पर करते हैं और वही फसल जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाती है ना। अगला है उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया वही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। तो अब इसमें उत्तर में हम जानेंगे। पहला है भारत में शिक्षा का स्तर विकसित देशों की अपेक्षा कम है। ठीक है। दूसरा, भारत में सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा ही नहीं बल्कि धार्मिक जो चीज़ें हैं उनके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मुस्लिम धर्म में कई शादियां की जा सकती हैं जिसमें उनके कई सारे बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है जो मुस्लिम में है, बल्कि हमारे पहले के टाइम में राजा महाराजा भी 4-5 शादी किया करते थे, तो उनके बच्चे भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये धार्मिक हो गया है। उसके बाद देखिए तीसरा, रूढ़िवादिता और परंपरागत विचार पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको विचार अभी बताए हैं पुराने वाले, वही हो जाएगा इसमें भी। चौथा देखिए, भारत में अभी भी जैसे ही वंश चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता एवं हिंदू रीति के अनुसार कन्या दान को महापुण्य पुत्री की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कई परिवारों में होता ये है, पुत्र की लालच में वो कई सारे उनकी मतलब पुत्रियां हो जाती हैं, तो इससे जो है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लीजिए इसको। आंसर में है भारत गांव का देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। आंकड़ों के अनुसार 1901 में 89% लोग गांव में और 11% लोग नगरों में व शहरों में निवास करते थे, जबकि ठीक 100 साल बाद 2001 में 72% लोग गांव में और 28% लोग नगरों में यानी शहरों में। फिर उसके बाद
अंतिम जो जनगणना हुई 2011 में, उसके अनुसार 69% लोग निवास करते हैं गांव में और शहरों में करते हैं 21%। ठीक है। आधुनिक चमक धमक के कारण एवं रोजगार की तलाश में लोग जो है शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो अंतर भी हम कुछ जान लेते हैं। पहला अंतर है ग्रामीण समुदाय संयुक्त होते हैं और इसमें हो जाएगा नगरीय समुदाय एकल होते हैं। दूसरा हो जाएगा गाँव के जीवन अभी भी पुरानी रीति रिवाजों एवं परंपराओं से भरा हुआ है, जबकि नगरीय समुदाय के जीवन में पश्चात शैली देखने को मिल रही है। तो ये अंतर हो गया। तीसरा अंतर भी देख लीजिए, गांव में अभी भी शिक्षा स्वास्थ्य निम्न है और जबकि शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर ठीक है। तो उसके बाद देखिए 6 वाला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय से सन 2011 तक साक्षरता के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 2011 की बताया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीछे की साइड। तो सन 1951 में हमारे देश में 18% लोग ही साक्षर थे और सन 2011 तक इसका प्रतिशत 74% हो गया। साक्षर का आशय केवल पढ़े लिखे होने से है, ना कि किसी डिग्री प्राप्त होने से। तो इसमें एक अच्छी लाइन लिखी गई है ये कि केवल डिग्री प्राप्त करने से नहीं है, आपको बस अपना नाम लिखना आना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, तो आप साक्षर की कैटेगरी में आने लगोगे। तो ये कहलाता है साक्षरता। ठीक है। तो बढ़ गई है समय के साथ। अगला प्रश्न है, भारत की साक्षरता पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न जो इसका उत्तर था वो गलत लिखा हुआ था। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप कोई भी गलत चीज़ सीखो, तो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसका आंसर ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, तो आप देख लेना इस प्रश्न को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत की साक्षरता पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो शहर नीचे आपको वो भी दिख रहे होंगे शहर जहाँ पर कितनी साक्षरता है। ठीक है। और पॉइंटों में आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।